नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हमने 3 महाद्वीपों में फैले रोमन साम्राज्य की बात प्रारंभ की थी और रोमन साम्राज्य के प्रारंभिक जो शासन का वर्ष था उसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे। उससे पूर्व हमने देखा था कि किस प्रकार से रोमन साम्राज्य किस किस स्थान पर फैला हुआ था और कौन कौन से महाद्वीपों के अंतर्गत ये साम्राज्य अपना विस्तार कर चुका था। भूमध्य सागर जो इसका हृदय स्थल कहलाता था, इसके उत्तर, दक्षिण और पूर्व दिशा के अंतर्गत ये साम्राज्य विस्तारित था। आज हम इसके प्रारंभिक शासनकाल की बात करते हुए यहाँ बात करेंगे। हमने ये भी चर्चा की थी कि साम्राज्य के 3 स्तंभ थे, सम्राट, सेनेट और सेना। सेना सबसे बड़ा संगठन था साम्राज्य में और इसके साथ साथ सेनेट जो था, सेनेट के अंतर्गत एक तरह से उच्च वर्ग के लोग ही शामिल होते थे, सम्भ्रांत वर्ग के लोग ही शामिल होते थे। यहाँ पर सबसे पहले हमने सम्राट की बात की थी कि जो सम्राट था 27 ईसा पूर्व में सम्राट ऑगस्टस ने जो साम्राज्य स्थापित किया था उसे प्रिंसिपेट कहा गया है और इसके साथ साथ सम्राट को प्रिंसेप्स कहा गया है। तो 27 ईसा पूर्व में जब ऑगस्टस ने साम्राज्य की स्थापना की, उसके पश्चात उसका दत्तक पुत्र इस साम्राज्य का शासक बना, टिबेरियस। तो देखिए यहाँ सम्राट का जो पद था वो सर्वे सर्वा होता था। सम्राट सभी मामलों में सर्वे सर्वा होता था, परंतु व्यवहारिक तौर पर उसे सेनेट के विचारों के अनुसार ही, सेनेट के परामर्श के अनुसार ही कार्य करना पड़ता था। सम्राट निरंकुश नहीं होता था। इसके साथ साथ सम्राट को सेना पर भी अपना नियंत्रण रखना पड़ता था, क्योंकि सम्राट की सफलता इसी बात पर तय करती थी कि वो सेना पर कितना अपना नियंत्रण रख पाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो सेना थी वो साम्राज्य का सबसे बड़ा संगठन थी, इसलिए सेनेट के जो सदस्य होते थे, जो उच्च और सम्भ्रांत वर्गों से आते थे, वह लोग सेना से घृणा करते थे, क्योंकि सेना एक तो सबसे बड़ा संगठन थी और इसके साथ साथ सेनेट इस बात से भी भयभीत रहती थी कि सेना कभी भी विद्रोह कर सकती थी, जिसके कारण से और साम्राज्य में जो है वो गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। इसलिए सेनेट और जो सेना थी उनमें आपस में तालमेल इतना अधिक नहीं रह पाता था, परंतु सम्राट सेना पर नियंत्रण रखता था। यद्यपि सेनेट के सदस्य भी सैनिक उच्चाधिकारियों में शामिल किए जाते थे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जो सम्राट होता था वो सर्वे सर्वा होता था और 27 ईसा पूर्व में सम्राट ऑगस्टस के द्वारा इस साम्राज्य की स्थापना की गई और उसके पश्चात ऑगस्टस ने ही उत्तराधिकारी का नियम लागू करने के लिए, इसके स्वयं की कोई संतान नहीं थी, इसलिए इसने दत्तक पुत्र जो अपना गोद लिया वो पुत्र था टिबेरियस, उसे शासन का राज्यभार संभाला। इससे उत्तराधिकार का नियम बन गया कि सम्राट के पश्चात उसका दत्तक पुत्र या नैसर्गिक पुत्र सम्राट बनने लगा था। तो ऑगस्टस के शासनकाल को शांति के लिए भी याद किया जाता है, क्योंकि ऑगस्टस ने साम्राज्य का इतना अधिक विस्तार कर दिया था कि उसमें और अधिक विस्तार करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। इसलिए ऑगस्टस के समय अधिक साम्राज्य विस्तार भी नहीं किया गया और साथ साथ अधिक युद्ध भी नहीं हुए, इसलिए इसे शांति के लिए, इसका जो शासनकाल है वो शांति के लिए याद किया जाता है। टिबेरियस के समय भी साम्राज्य में अधिक कोई विस्तार नहीं किया गया था, परंतु इसके पश्चात दूसरी शताब्दी के अंतर्गत दूसरी शताब्दी ईस्वी में ट्राजान नाम का एक सम्राट बना, जिसने साम्राज्य को काफी हद तक बढ़ा दिया था। युद्धों के माध्यम से उसने साम्राज्य विस्तार किया और यहाँ तक कि उसने जो भूमध्य सागर के पूर्वी क्षेत्र थे उन सबको, जो पहले प्रत्यक्ष तौर पर शासन में नहीं थे, रोमन साम्राज्य के अंतर्गत नहीं आते थे, उन्हें भी उसने प्रत्यक्ष रूप से साम्राज्य में शामिल कर लिया था। और यहाँ तक कि उसने फरात नदी के पार के क्षेत्रों पर भी निरर्थक कब्जा कर लिया था, परंतु उसके बाद आने वाले उत्तराधिकारियों ने उन प्रदेशों को पुनः मुक्त कर दिया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्राजान का जो सपना था वो भारत पर विजय करने का भी था। वो सिकंदर की तरह महान बनना चाहता था और भारत पर भी अपना अधिकार करना चाहता था, परंतु ये सपना उसका पूरा नहीं हो सका। तो ट्राजान के समय साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया गया था और जो
भूमध्य सागर के पूर्व के क्षेत्र थे, जो पश्चिमी एशिया के क्षेत्र थे, उन पर उसने प्रत्यक्ष तौर पर अधिकार कर लिया था। और ये जो पूर्वी क्षेत्र थे, ये बहुत अधिक धनी क्षेत्र थे, यहाँ से बहुत अधिक कर मिलता था। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो लगभग जो एक राज्य था हेराड, हेराड का एक राज्य था, हेराड के राज्य से ही साम्राज्य के अंतर्गत प्रतिवर्ष लगभग 54 लाख दिनारियस जो था वो रोम का एक चांदी का सिक्का होता था, जिसमें विशुद्ध रूप से 4.5 ग्राम चांदी होती थी। तो यहाँ पर केवल हेराड का एक जो राज्य था भूमध्य सागर के पूर्व में, वहीं से साम्राज्य को प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियस यानी कि लगभग 1,25,000 किलोग्राम सोने के बराबर आमदनी होती थी। तो यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो राज्य थे वो काफी समृद्ध थे और यहाँ से काफी कुछ जो है साम्राज्य को धन संपदा और कर के रूप में जो संपत्ति प्राप्त होती थी। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इतने बड़े साम्राज्य को प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से प्रांतों में बांटा गया था, और इटली को छोड़ करके, क्योंकि इटली जो है वो केंद्रीय शक्ति के अधीन आता था, इसलिए इटली को छोड़ करके संपूर्ण साम्राज्य जो है वो प्रांतों में बांटा गया था। और प्रांतों में बांटने के पश्चात विभिन्न स्थानों पर संपूर्ण साम्राज्य में बड़े नगरों की स्थापना की गई थी। बड़े नगरों के अंतर्गत जैसे कॉर्थेज आदि जो नगर थे भूमध्य सागर के जो किनारे स्थित थे, ऐसे नगरों की बड़े नगरों के रूप में स्थापना की गई थी, और यहीं से प्रशासनिक नियंत्रण भी प्रांतों के ऊपर रखा जाता था। इन्हीं नगरों के माध्यम से करों की वसूली भी की जाती थी, और इसके साथ साथ ये जो नगर थे इनके अंतर्गत बड़े जो वर्ग थे, जो संभ्रांत वर्ग थे, वो प्रशासन में अपना सहयोग देते थे। इस प्रकार से धीरे धीरे इन नगरों सम्राट और इन नगरों के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जो उच्च वर्गों से थे, उनके बीच में काफी घनिष्ठता होने लगी, जिससे जो सेनेट के सदस्य थे, पहले सेनेट के सदस्य केवल इटली मूल निवासी ही होते थे, परंतु धीरे धीरे बाद में विभिन्न प्रांतों से भी सेनेट के सदस्यों को लिया जाने लगा, और सेनेट के जो इटली मूल के सदस्य थे उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लग गई। सम्राट उन सदस्यों को अधिक महत्व देने लगे जो साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ करों की वसूली में सम्राट का सहयोग देते थे। इस प्रकार से धीरे धीरे सेनेट के सदस्यों में भी विभिन्न प्रांतों से आने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ने लग गई थी। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जो सम्राट होते थे, सम्राट पूर्णतः सेना पर नियंत्रण रखते थे, और सेनेट के सदस्य भी सेना पर नियंत्रण रखते थे। इसलिए दूसरी शताब्दी के पश्चात तीसरी शताब्दी के अंतर्गत सम्राटों के द्वारा अधिकांशतः जो सेनेटर होते थे उन्हें सैन्य कर्तव्यों से मुक्त किया गया, ताकि वो सेना पर अधिक नियंत्रण नहीं रख पाए, और ज्यादातर सम्राट के द्वारा प्रांतों से आए हुए जो सम्भ्रांत वर्ग के लोग थे उन्हें ही सेना का नियंत्रण दिया गया, ताकि जो सेनेट के अंतर्गत इटली मूल के जो सेनेटर थे उनका जो प्रभाव है वो कम हो सके। इसके साथ साथ हमने यह भी बात की थी कि सेना जो थी वो साम्राज्य का सबसे बड़ा संगठन थी, और अनिवार्य थे इनको वेतन दिया जाता था, मासिक वेतन मिलता था, और अनिवार्य थे 25 वर्ष तक सैनिक सेवा देनी पड़ती थी एक बार सैनिक पद पर लगने के पश्चात। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सम्राट, सेनेट और सेना, ये तीन जो साम्राज्य के प्रमुख स्तंभ थे, इन्हीं के द्वारा संपूर्ण इस साम्राज्य का जो शासन या प्रशासन जो है वो चलाया जाता था। अनेक बार जब सम्राट सेना पर नियंत्रण नहीं रख पाते थे तो सेना विद्रोह करती थी, और बहुत बार सेना के द्वारा सम्राटों को बदला भी जा सकता था। तात्पर्य यह है कि सम्राट जो है यदि स्वयं योग्य है तो उसका सेना पर नियंत्रण बना रहता था और वह अपने पद पर बना रहता था, और यदि सेना पर नियंत्रण नहीं है तो सम्राट का पद भी अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रहता था। इस प्रकार से हमने देखा। आगे की हम जो बात करेंगे उसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि हमने बात की थी कि साम्राज्य को तीसरी शताब्दी से पहले और तीसरी शताब्दी के बाद पूर्ववर्ती और परवर्ती दो कालों में बांटा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नेक्स्ट वीडियो में तीसरी शताब्दी के संकट की बात करेंगे कि तीसरी शताब्दी का क्या संकट था, क्या ऐसा हुआ
जिसके कारण से साम्राज्य को हमें 2 पार्टों में बांटना पड़ा। इसके पश्चात हम पूर्ववर्ती चरण की बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत ये सब बातें हमने की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में तीसरी शताब्दी का संकट और परवर्ती चरण की हम इसकी बात करेंगे। धन्यवाद।